किसान भाइयों, क्या धान की फसल से 35 से लेकर 38 क्विंटल तक का पैदावार लिया जा सकता है? क्या ये वाकई ना मुमकिन है या फिर लोग सिर्फ बातें बना रहे हैं? मैं ये सवाल इसीलिए उठा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे किसान 30-32 क्विंटल से ऊपर पैदावार नहीं ले पाते और उनका मानना है कि इससे ज़्यादा पैदावार आना नामुमकिन है। बस लोग झूठे दावे करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सही मैनेजमेंट के साथ धान से 35 से लेकर 38 क्विंटल तक पैदावार लिया जा सकता है और कई किसान तो इससे भी ज़्यादा पैदावार ले लेते हैं। अगर हम कुछ ज़रूरी बातों का बारीकी से ध्यान रखेंगे तो अपना पैदावार भी 35-36 क्विंटल तक का बड़े आराम से आ सकता है। आज की वीडियो में हम उन्हीं अहम बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है कि धान की जो पैदावार है काफ़ी हद तक मौसम पर निर्भर करता है। मौसम अनुकूल हो तो लगभग सभी किस्में अच्छी पैदावार दे जाती है, लेकिन मौसम के साथ साथ हमारी फील्ड मैनेजमेंट यानी कि खेत की सही देखभाल भी सबसे बड़ा फैक्टर साबित होती है। कई बार मौसम पूरा साथ ना भी दे, फिर भी जो किसान अपने खेत की मैनेजमेंट पर ध्यान देते हैं वो पैदावार में बढ़ोतरी ज़रूर हासिल कर लेते हैं। तो आइए एक एक करके उन बातों पर हम चर्चा करेंगे जिनका ध्यान रखना अति ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसप्लांटिंग यानी कि धान की रोपाई की। इस समय लगभग पंजाब या हरियाणा में 50 से 60% तक रोपाई का काम पूरा हो चुका है। कुछ जहाँ चलता भी होगा। जो किसान भी रबी रोपाई कर रहे हैं वो खास ध्यान दें। इस वक्त जो किस्में लगाई जा रही है वो ज़्यादातर मध्यम अवधि की किस्म है या फिर कम अवधि की किस्म है। लंबी अवधि की किस्म लगभग लगाई जा चुकी है। ध्यान रहे, लंबी अवधि की जो किस्में हैं उनका फटाव ज़्यादा होने की वजह से उनमें अगर थोड़ा बिरलापन भी रह जाए, दूर दूर लग जाए तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो दरमियाने समय वाली किस्म है, मध्यम अवधि की किस्म है, जैसे कि अभी लगाई जा रही है सुप्रीम 110 है, पीआर 131, पीआर 128, 29, कुछ अन्य स्टेट में कुछ मध्यम अवधि की अलग अलग किस्में हो सकती है। तो उनकी रोपाई में थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी है। यूनिवर्सिटी की सिफारिश के मुताबिक 1 मीटर में 33 पौधे होने चाहिए। ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सिफारिश मैं बता रहा हूँ। हालांकि आमतौर पर किसान इतनी संख्या नहीं रख पाते, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए 1 वर्ग मीटर में कम से कम 24-25 पौधे ज़रूर हो। ख़ास तौर पर पीआर 126 जैसी किस्में, जो कम अवधि की किस्में होती हैं, कोई भी किस्म हो, 28 से 30 पौधे प्रति वर्ग मीटर में होने ही चाहिए तो पूरा झाड़ मिल पाता है। अगर कम अवधि वाली किस्में बिरली रह जाए तो पर्याप्त बूझा तैयार नहीं कर पाती और पैदावार पर सीधा असर पड़ जाता है। इसके अलावा कई बार मजदूर धान को खेत में ज़रूरत से ज़्यादा गहरा लगा देते हैं। गहराई जो गहरी रोपाई वाला धान है जड़ पकड़ने में 10-12 दिन ज़्यादा लेता है, जिससे फुटाव देर से शुरू होता है। इसलिए रोपाई के दौरान मजदूरों पर ध्यान रखें और धान को ज़रूरत से ज़्यादा गहरा ना लगवाएं। अगली अहम बात है खरपतवार यानी कि घास फूस की समस्या की। अगर खरपतवार नाशकों का सही समय पर सही इस्तेमाल ना हो तो खरपतवार फसल के ज़रूरी पोषक तत्व सोख लेते हैं, उनको खा जाते हैं, जिससे धान का तना कमज़ोर हो जाता है और फसल गिरने का खतरा हमारा बढ़ जाता है। तो बाज़ार में 2 तरह की दवाइयाँ या खरपतवार नाशक हैं वो उपलब्ध हैं। कुछ रोपाई के 2-3 दिन के भीतर डाली जाती है, तो कुछ 15-20 दिन बाद खरपतवार उगने पर स्प्रे की जाती है। अगर पहली दवाई के बावजूद खेत में खरपतवार दिखाई दें तो दूसरा स्प्रे करने में बिल्कुल देरी मत करें, क्योंकि खरपतवार पैदावार को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट यानी पानी के प्रबंधन की। बहुत सारे किसान वीर शुरुआती 1 महीने तक धान में लगातार पानी भर कर रखते हैं, जिससे फसल को सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता। ध्यान रहे,
पहले 20 दिन खेत में पानी बना रहना ज़रूरी है ताकि फुटाव अच्छा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें पानी को नक्को नक भर कर रखना है। पानी का सतर बनाए रखें, 1.5 इंच 2 इंच तक सतर बनाए रखें। जब पानी थोड़ा नीचे उतर जाए तो दोबारा फसल को पानी दें। इससे जड़ों को जो पर्याप्त हवा मिलती रहती है, पानी का जो तापमान संतुलन है वो भी बना रहता है, पानी ज़्यादा गर्म नहीं होता, जड़ों के जो सड़ने की समस्या वो नहीं होती। जब धान 25 से 30 दिन का हो जाए तो हल्की हल्की सुखावट, खेत को थोड़ा थोड़ा सुखा देना चाहिए, हवा लगवा कर पानी देना चाहिए। इससे फटाव बेहतर होता है और फंगस जैसी बीमारियों का खतरा बहुत कम हो जाता है। जहाँ एक और ज़रूरी बात है, जो रेतीले खेत हैं, जहाँ पर खेतों में चिकनी मिट्टी नहीं है, पानी ज़्यादा देर तक नहीं ठहरता, वहाँ 20-25 दिन के बाद आयरन और जिंक की कमी सामने आ सकती है। ऐसे खेतों में 2-3 स्प्रे आयरन और जिंक के ज़रूर कर देने चाहिए। इसके लिए आप 100 लीटर पानी में 1 किलो फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट मिलाकर स्प्रे कर दें। जिंक 33% वाला अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 300 ग्राम प्रति एकड़, अगर आपके पास 21% वाला जिंक है तो आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप 1 किलो फेरस सल्फेट में मिलाकर स्प्रे कर दें, 100 लीटर पानी लें। इससे धान का फटाव बेहतर तरीके से बना रहता है। इन स्प्रे के बारे में विस्तार से अगली वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत काम की स्प्रे है। खाद प्रबंधन की बात करें तो कई किसान वीर बिना ज़रूरत के अतिरिक्त खर्च कर बैठते हैं। एक आम सवाल यह रहता है कि क्या धान में डीएपी डालनी चाहिए? यदि खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी की सिफारिश के अनुसार हम देखें तो अगर गेहूं की फसल में फास्फोरस की पूरी मात्रा दी गई है तो धान में इसकी अलग से कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर पिछली बार गेहूं में जो फास्फोरस वाली खाद है वो कम मात्रा रही तो आप धान में 27 किलो डीएपी या फिर 75 किलो सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ डाल सकते हैं। वैसे डीएपी के मुकाबले सिंगल सुपर फास्फेट ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है, क्योंकि इसमें फास्फोरस के साथ साथ हमें कैल्शियम और सल्फर भी मिल जाता है। तो इसलिए आप फास्फोरस की ज़रूरत के लिए सिंगल सुपर फास्फेट को पहल दें। अगली अहम बात यूरिया की है। कई किसान वीर यूरिया का इस्तेमाल ज़रूरत से कहीं ज़्यादा कर देते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के मुताबिक सामान्य खेतों के लिए 95 किलो तक का यूरिया पर्याप्त रहता है प्रति एकड़ के हिसाब से। 110 किलो तक आप डाल सकते हैं, लेकिन हमारे जहाँ जो हिसाब किताब है वो अलग चलता है। आप 2.5 से 3 बोरी प्रति एकड़ तक डाल सकते हैं, इससे ऊपर बिल्कुल ना जाएं। ज़्यादा यूरिया डालने से फसल हरी भरी और लंबी तो दिखाई देती है, लेकिन आगे चलकर बालियों का रोग या फफूंद, तेला, सुंडी जैसी समस्याएं बढ़ जाती है, जिससे फायदे की बजाय हमारा नुकसान हो जाता है। तो यूरिया सही तरीके से ही डालें और कम मात्रा में डालें। यूरिया डालने का सही तरीका यह है कि रोपाई के 1 सप्ताह बाद पहली किस्त आप दें। पूरी मात्रा एक साथ डालने की बजाय आप 35 से 37 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किस्तों में बांटकर यूरिया डालें। यूरिया डालते वक्त पानी थोड़ा कम रखें। पहली किस्त तो शायद पानी में डालनी पड़ेगी, लेकिन यदि हम दूसरी और जो तीसरी किस्त यूरिया की है वो थोड़ा पानी कम रख कर डालें। पहली किस्त रोपाई के 8-10 दिन तक डाल दें, दूसरी उसे 15 दिन बाद डालें, और तीसरी जो यूरिया की किस्त है वो उसे और 15 दिन बाद डाल दें। और 35 से 40 दिन के भीतर यूरिया पूरी तरह जो यूरिया का शेड्यूल है ख़त्म कर दें। आखिरी 2 किस्तों में पानी थोड़ा घटाकर ये ध्यान रखें, जो आखिरी 2 किस्त है ना, पानी थोड़ा घटाकर यूरिया डालेंगे तो यूरिया की वेस्टेज कम होती है, फसल को पूरी मात्रा में यूरिया मिलता है। अगली खाद पोटाश की बात करते हैं। पोटाश के बिना धान का जो पैदावार कभी पूरा नहीं आ सकता। यह जड़ों के विकास से लेकर दाना बनने तक हर स्टेज पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दाने को वजनदार बनाता है, चमकदार बनाता है, बालियों में खाली दाना पड़ने से वो रोकता है। अगर गेहूं में पोटाश नहीं दी गई तो धान में 20 किलो म्यूरेट पोटाश प्रति एकड़ जरूर डालें। बाजार में कई तरह की पोटाश आपको मिलती है, लेकिन म्यूरेट पोटाश ही सबसे
उपयुक्त और किफ़ायती विकल्प है, क्योंकि इससे पूरी मात्रा में पोटाश तत्व मिलता है और सस्ता भी पड़ता है। इसी तरह जिंक की भूमिका भी बेहद अहम होती है, ख़ास तौर पर धान की फसल में। जय खाद थोड़ी महंगी ज़रूर है, लेकिन फसल को इसकी जो ज़रूरत है वो आखिर तक बनी रहती है। बाज़ार में कई तरह के जिंक मिलते हैं, लेकिन ज़मीन में डालने के लिए 33% वाला या फिर 21% वाला जो जिंक सल्फेट आता है वही सबसे बेहतर है, क्योंकि वह धीरे धीरे रिलीज होकर पौधे को लंबे समय तक जो मिलता रहता है। 33% वाला जिंक इस्तेमाल करने पर आप 7-8 किलो प्रति एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 21% वाला आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 किलो प्रति एकड़ से हिसाब से आप रोपाई के 10-15 दिन के अंदर अंदर इसको खेत में ज़रूर डाल दें। मैं अपने अनुभव की बात करूं तो हम पोटाश जिंक को खरपतवार नाशक के आप साथ ही आपस में मिलाकर रोपाई के 2-3 दिन के भीतर ही खेत में डाल देते हैं, और उसके 7 दिन बाद यूरिया का शेड्यूल हम शुरू कर देते हैं। तो आप अपने खेत की स्थिति के मुताबिक जो तरीका आपको सही लगे आप अपना सकते हैं। सल्फर की कमी बहुत कम ज़मीनों में देखी जाती है, तो इसलिए फ़िलहाल इस पर हमें खर्च करने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग खादों से हमें सल्फ़र मिल जाता है। एसएसपी में भी सल्फ़र होता है, जिंक वाली खाद 33% डालेंगे तो उसमें भी सल्फ़र मिल जाता है। एक और अहम बात, कुछ किसान वीर शुरुआत में ही यूरिया के साथ जो 12-63 जैसे फफूंदनाशक है ना वो मिलाकर डाल देते हैं। इस स्टेज पर फफूंदनाशक डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई फ़ायदा नहीं होता, यह सिर्फ एक अनावश्यक खर्च है। फफूंदनाशक की समस्या आमतौर पर 1-1.5 महीने के बाद बालियाँ निकलने पर सामने आती है, तो उस वक्त इसका इस्तेमाल उचित रहता है। इसी तरह पहली या दूसरी यूरिया जो हम डाल रहे हैं उसके साथ कई किसान बाज़ार से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट लाकर बीच मिला उसको उसमें यूरिया में मिलाते हैं और खेत में डालते हैं, इस उम्मीद पर कि धान की टिलरिंग बेहतर होगी और ज़्यादा जो बूझा बनेगा। लेकिन असल में इन प्रोडक्ट्स का फसल को कोई खास फायदा नहीं होता, तो यह सिर्फ अतिरिक्त खर्च बनकर रह जाता है। तो जब आप अपनी फसल को ज़रूरत के मुताबिक सभी खातें पूरी तरह से दे दी है, तो किसी अन्य प्रोडक्ट की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। बिना मतलब का खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए बाकी बातें हम आने वाली किसी और दूसरी वीडियो में समय समय पर आपके साथ करते रहेंगे। अगर आप इन बुनियादी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी फसल में किसी तरह की कोई कहीं कमी नहीं रहेगी, और आपको 35 से 37 क्विंटल तक जो पैदावार है बड़े आराम से मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में दी जानकारी आपके कहीं काम आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अन्य भाइयों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सभी किसान दोस्तों को सत श्री अकाल, नमस्कार, धन्यवाद।